वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाओ और आप सभी को करंट अफेयर में स्वागत है। तो जय रोजगार क्लासेस आप सभी को स्वागत करती है मेरे प्यारे बच्चों। और आज हम लोग अपने एपिसोड में चलते हैं करंट अफेयर को लेकर के। इस करंट अफेयर की दुनिया में आज का हमारा जो टॉपिक है, दो तीन बहुत महत्वपूर्ण हम लोग टॉपिक करने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 134वें डुरंड कप ट्रॉफी का राष्ट्रपति जी ने उद्घाटन कर दिया है। ठीक है, यानी देश के राष्ट्रपति जो हैं, तो आप हेडिंग में डाल दो आज हैशटैग पे क्लास लेंगे करंट अफेयर, आपका हैशटैग चलेगा। ठीक है, तो पहला जो हमारा हैशटैग रहेगा, आई थिंक कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, कलर ठीक चेंज कर देता हूँ। सभी को गुड मॉर्निंग। यस, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज का हमारा एपिसोड जो होगा 134वें डुरंड कप, 134वें डुरंड कप, 134वें डुरंड कप की ट्रॉफी के उद्घाटन। देखो बाबू लोग, ये जो 134वें हमारा जो डुरंड कप होने जा रहा है, इस 134वें डुरंड कप का हमारा उद्घाटन हो चुका है। और उद्घाटन करने वाले हमारे देश के तत्कालीन राष्ट्रपति, यानी वर्तमान में देखा जाए तो इसका अनावरण यदि देखा जाए तो इसका जो अनावरण हुई है, यह अनावरण श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो देश के हमारे राष्ट्रपति जी हैं, इन राष्ट्रपति जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अच्छा, आप लोग बताओ कि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि द्रौपदी मुर्मू जो है कहाँ से आती हैं, दो तीन क्वेश्चन बताएंगे आप। यदि आपसे, सभी को गुड मॉर्निंग बाबू लोग, तो आप लोग से यदि ये पूछ दिया जाए कि द्रौपदी मुर्मू जी कहाँ से आती हैं, तो याद रखिएगा द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं ये आपको उड़ीसा से आती हैं। ठीक है, उड़ीसा राज्य से मिलती है। उड़ीसा में मयूरभंज के नाम आप सुना होगा, तो उड़ीसा के मयूरभंज है जो कि आपका क्योंझर, ठीक है, यह एक क्योंझर जिला है। तो क्योंझर जिला के मयूरभंज से आती हैं द्रौपदी मुर्मू जी। और द्रौपदी मुर्मू जी का जो मयूरभंज जो है, यानी क्योंझर जो जिला है, यह क्योंझर जिला खास तौर पे जो लौह अयस्क होता है, यानी आयरन ओर, तो लौह अयस्क के रूप में यह क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रचलित माना जाता है। और यहाँ से हमारे देश के राष्ट्रपति तत्कालीन जो वर्तमान जो द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं यहाँ से आती हैं। तो अभी अभी देखेंगे तो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा भी देखेंगे तो ये भारत में जो हमारा ट्रॉफी जो है, और यह ट्रॉफी हमने डुरंड कप की बात कर रहे हैं, तो जो डुरंड कप की जो ट्रॉफी है इसका शिलान्यास कर सकते हैं, विमोचन कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं, यह देश के राष्ट्रपति जी के द्वारा कर दिया जा चुका है। आपको मैं बता दूं, जब हम लोग डुरंड कप के बारे में चर्चा करेंगे तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एक अनावरण किए गए जो कप हैं, इस अनावरण में कौन कौन से कप हैं। तो ये जो इनके द्वारा अनावरण किए गए हैं, इसमें 3 कप हैं। कितने हैं? इसमें 3 कप्स की चर्चा की गई है। और 3 कप आपसे पूछेगा कि 3 कप कौन कौन है जो देश के राष्ट्रपति जी के द्वारा ये तीनों कपों को उद्घाटन की गई, और यह हमारा कंप्लीट डुरंड कप बनेगा। तो इसमें डुरंड कप पहले ट्रॉफी देखेंगे। पहला जो होगा हमारा वो होगा डुरंड कप ट्रॉफी। ठीक है, पहला हमारा होगा डुरंड कप ट्रॉफी। और मैं आपको बता दूं कि जो डुरंड कप हमारी ट्रॉफी जो होती है, ठीक है, ये हमारा डुरंड कप ट्रॉफी टूर्नामेंट के मूल एवं प्रमुख ट्रॉफी माना जाता है। ठीक है, यह ट्रॉफी जो होता है हमारा, यह हम पूरे के पूरे डुरंड कप की यदि बात करें तो डुरंड कप का यह मूल एवं प्रमुख, ठीक है, तो डुरंड कप का मूल एवं प्रमुख कप माना जाता है, या कप है भी कर देंगे तो आपको इतना में भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो होता है दूसरा हमारा होता है राष्ट्रपति कप। राष्ट्रपति कप से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति कप जो होता है क्या है। तो देखो, ये राष्ट्रपति कप की बात यदि करें तो भारत के राष्ट्रपति की ओर से प्रदान की जाने वाली जो कप होती है उसे हम राष्ट्रपति कप कहते हैं। यह एक विशिष्ट कप माना जाता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि राष्ट्रपति द्वारा प्रदान की जाने वाली कप, जिसे आप एक विशिष्ट कप बोलेंगे। एक विशिष्ट कप जो होता है, इसे एक विशिष्ट कप दी गई है और देश के हमारे राष्ट्रपति जो होते हैं एक कप को देते हैं।
और तीसरा जो हमारा कप होता है उसको हम लोग शिमला ट्रॉफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तीसरा जो इसमें होता है वो हमारा शिमला ट्रॉफी कहलाता है। तो इस तरह से तीन हमारे जो होते हैं कप होते हैं, और तीनों को मिला करके हम एक डूरंड कप का योगदान, या डूरंड कप जो होता है हमारा खेल, इसको हम खेलते हैं। तो ये टूर्नामेंट का ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक है। ठीक है, यह टूर्नामेंट का ऐतिहासिक विरासत यानी हिस्टोरिकल जो हेरिटेज होता है, तो ऐतिहासिक विरासत जो हमारी होती है, तो ऐतिहासिक विरासत का यह एक प्रतीक माना जाता है। तो इस तरह से आप सबसे पहले देखेंगे कि हमारा 134वां आपसे यदि पूछा जाए कि राष्ट्रपति जी जो डूरंड कप की उद्घाटन किया, जो अनावरण किया, यह अनावरण कैवा डूरंड कप था, तो सबसे पहली बात कि 134वां था। इसमें कितने कप आते हैं? तो इसमें 3 कप आते हैं। जल्दी से हम लोग याद करेंगे। इसमें हमारा 3 कप आता है। एक हमारा डूरंड कप होता है, दूसरा हमारा राष्ट्रपति कप होता है, तीसरा हमारा शिमला कप होता है। और तीनों के बारे में यदि आपसे पूछा जाए तो डूरंड कप जो होता है एक मूल्य देखा जाए तो सभी कपों के प्रमुख माना जाता है। उसके अलावा यदि देखा जाए तो दूसरा राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं, जिसे हम एक विशिष्ट कप मानेंगे। एक हमारा शिमला कप होता है या ट्रॉफी कहेंगे, तो यह टूर्नामेंट का एक हमारा जो हिस्टोरिकल जो हमारा एक हेरिटेज होता है उसको ये कहीं न कहीं दर्शाने की कोशिश करता है। और यह ट्रॉफी जो होता है यदि देखा जाए तो यह ट्रॉफी मुख्य रूप से हम कहेंगे कि यह ट्रॉफी टूर 5 मेजबान राज्य, हमारे भारत के 5 मेजबान राज्य होंगे, और 5 जो मेजबान राज्य होंगे वहाँ पर पूरी की पूरी जो हमारा 34वां डूरंड कप जो होगी यह भारत के 5 राज्यों में खेली जाएगी। तो बाय द वे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये हमारा जो ट्रॉफी होगा ये भारत के 5 राज्यों में खेली जाएगी, वह 5 राज्य कौन कौन है जहाँ पर 134वां डूरंड कप खेला जाएगा? क्वेश्चन बनेगा ना। तो हम आगे बढ़ेंगे। बाबू लोग ये बताओ, ये पूरी क्लियर हो गई? सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया है? जल्दी में बोलेंगे, बी फास्ट। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? यदि आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कहाँ से आते हैं, अच्छा एक क्वेश्चन और क्लियर कर लो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो थे भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले ये झारखंड के गवर्नर थे। कौन थे? झारखंड के गवर्नर थे, और झारखंड के गवर्नर के बाद ये जाकर के भारत के राष्ट्रपति बने हैं। तो आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। एक बार हमें सब लोग अपने थम्स अप दे दीजिएगा कि मैं आगे बढ़ सकूँ। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। सभी को पुष्पेंद्र सिंह जी हैं, मुस्कान सिंह जी हैं, शिवम कुमार नागलोलवाल जी हैं। तो आप सभी को बाबू गुड मॉर्निंग। और जो बच्चे हैं जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे कि क्लासेस को हम स्पीड करें, ठीक है? क्योंकि आप जितना हमें समय देंगे उतना ही ज़्यादा मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा, बताने की कोशिश करूँगा। तो चलो, तो ये जो हमारा विरासत होगा, यानी कह सकते हैं इस टूर्नामेंट ट्रॉफी को 5 राज्यों में आयोजित किया जाएगा। 5 राज्यों में आयोजित किया जाएगा। अब होगा सर बताओ कि 5 राज्य कौन कौन हैं? तो बिना देर किए हुए आप 5 राज्यों को यहाँ पर बाबू नाम लिख लो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है, मानते हैं ना? क्वेश्चन तो आज से कुछ भी पूछे जा सकते हैं। तो ये आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, यानी वेस्ट बंगाल हो जाएंगे। इसके ठीक बगल नीचे आओगे तो आपका झारखंड नज़र आएगा, ठीक है? यानी झारखंड में होंगे। उसके बाद आप नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में यदि बढ़ेंगे तो भी आपको मिलेगा। तो असम, मेघालय और त्रिपुरा, 3 राज्य उधर चल जाइएगा। तो असम, मेघालय और त्रिपुरा। तो इस तरह से भारत के 5 राज्य हैं। और इस 5 राज्यों में यदि देखा जाए तो पूरी की पूरी जो हमारा टूर्नामेंट होने वाला है, या कह सकते हैं 134वां जो हमारा डूरंड कप जो होगी, ये भारत के मुख्य रूप से 5 राज्यों में खेली जाएगी। तो ये 5 राज्यों को याद रखिएगा। अब मैंने से पश्चिम बंगाल है ना, उसके बाद झारखंड, असम, मेघालय और त्रिपुरा। तो ये सभी हमारे 5 राज्य हैं जहाँ पर 134वां टूर्नामेंट हमारी खेली जाएगी। अब मैं आपको बता दूं, ये टूर्नामेंट जो होगा यह 23 जुलाई 2025 से शुरू होगा। 23 जुलाई यदि हम टूर्नामेंट की बात करें तो यह आपका 23 जुलाई 2025 को शुरू होगा, और 23 जुलाई 2025 से लेकर के यदि देखा जाए तो यह आपका 23 अगस्त 2025 तक ये चलेगा। यानी ओवरऑल यदि देखा जाए तो कंप्लीट हम कह सकते हैं
कि यह मैच जो होगा, इसका आयोजन जो होगी, इसका आयोजन बाबू लोग लगभग 1 महीना होने जा रहा है। कितना? तो इसका आयोजन जो होगा वो हमारा 1 महीना आयोजन चलेगा। और यह आयोजन आपको चलेगा कब से? तो ये 23 जुलाई 2025 से लेकर के या 23 जुलाई 2025 तक चले, सॉरी 23 अगस्त 2025 तक चलेगा। तो इस तरह से हमारा पूरे 1 महीना कहेंगे कि इस खेल का हमारा आयोजन किया जाएगा। अब आपको ये जानना होगा कि सर डूरंड कप क्या होता है ना बाबू लोग? यहाँ तक क्लियर हो गई। यदि मान लो कि आपसे ये पूछ दिया जाए, हम केवल अब डूरंड कप की यदि बात करें तो थोड़ा सा हम लोग डूरंड कप की भी बारे में बात कर लेते हैं। आखिर डूरंड कप की जब चर्चा करेंगे तो इसमें हमें क्या क्या क्वेश्चन हो सकती है। देखो, जब हम डूरंड कप की चर्चा करेंगे तो सबसे पहला डूरंड कप की स्थापना जो हुआ था, ये डूरंड कप की स्थापना बाबू लोग याद रखेंगे, यानी इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ यह 1888 में इसकी स्थापना किया गया था। कब? 1888 में डूरंड कप की स्थापना की गई थी। और देखेंगे तो शिमला में सर हेनरी डूरंड जो था उसी के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो यह हमारा स्थापना जो हुआ था शिमला में हुआ था हेनरी डूरंड के द्वारा। हेनरी डूरंड जो था, तो हेनरी डूरंड द्वारा ये जो था डूरंड कप की स्थापना 1888 में किया गया था। आई थिंक यहाँ तक आपको बहुत मज़ेदार समझ में आ गई होगी। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण बात होता है कि इसका जो मेन हमारा उद्देश्य था, या हम कह सकते हैं जो डूरंड कप खेली जाती है, तो इसका प्रमुख जो उद्देश्य है लोगों को एक दूसरे के बीचों में लोगों को अलाइन करना। अलाइन का मतलब होता है कंबाइन करना, यानी जोड़ना। और यह एक तरह से कहेंगे कि हमारा एक फुटबॉल का मैच होता है, और फुटबॉल से जो भी लोग प्रेम रखते हैं या जो भी फुटबॉल लवर होते हैं, वे एक दूसरे को आपस में जोड़ना, प्रेम मोहब्बत के साथ जोड़ना, खेल खेल में जोड़ना। तो इसकी एक बहुत बड़ी कह सकते हैं एक प्रासंगिकता भी है, और इसका एक बहुत बड़ी हम कह सकते हैं इसका उद्देश्य भी है। तो फुटबॉल प्रेम को बढ़ावा देना आप कह सकते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं कि जो हमारा फुटबॉल जो हमारा प्रेम है, तो फुटबॉल प्रेम को बढ़ावा देना, फुटबॉल प्रेम को बढ़ावा देना। दूसरी बात हम कह सकते हैं इसके माध्यम से कि फुटबॉल गेम के साथ साथ आपको ये पता है कि युवाओं के लिए भी हम खेल के लिए कहीं ना कहीं उसको आकर्षित कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं युवाओं को खेल के प्रति, युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित करना। और आपको पता है कि फुटबॉल या किसी प्रकार के जो खेल होते हैं जिसमें दौड़ा जाता है, मूव किया जाता है, तो इससे क्या होता है हमारा फिजिकल जो होता है, फिजिकल एक्टिविटीज़ होते हैं, तो इसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि हमारा जो फिटनेस होता है, ये फिटनेस को भी हम कहीं ना कहीं मजबूत करने की हर संभव कोशिश करते हैं। तो उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि हम प्रोत्साहित भी करेंगे, और इसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि हमारा जो फिटनेस होता है, तो हम प्रोत्साहित, उसके अलावा हम कह सकते हैं जो हमारा फिटनेस होता है, माय गॉड, प्रोत्साहित हो गया ना। देन आप कहेंगे कि जो फिटनेस होता है, फिटनेस को बढ़ावा देना, फिटनेस को बढ़ावा देना, ये हमारा प्रमुख जो है इसकी उद्देश्य रही है, डूरंड कप का रहा है। अब देखो, हम डूरंड कप से संबंधित यदि करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि डूरंड कप जो होता है, या एशिया का यदि देखा जाए तो एशिया का सबसे पुराना भी हम कह सकते हैं। साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि यह दुनिया का यदि देखा जाए तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। ठीक है, तो यदि वर्ल्ड की हम बात करें तो एशिया का सबसे पहले याद रखेंगे, इसे आप कहेंगे कि एशिया का सबसे पुराना तथा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा व पुराना खेल है। इज इट क्लियर? दुनिया में यदि हम इसको अध्ययन करेंगे तो दुनिया में भी इसकी अपनी एक स्थान होती है बाबू लोग। और शुरुआत में यदि देखेंगे तो शुरुआत में ब्रिटिश सेना के लिए इसको आयोजित किया जाता था, फिर बाद में जो था लोगों की इससे कहीं ना कहीं आकर्षण बढ़ना शुरू हो गई, और आकर्षण बढ़ने के बाद एक खेल जो थी, एक कह सकते हैं पब्लिक इसको खेला गया। तो शुरुआत भी इसको आप लिख लो, जो भी क्वेश्चन आएगा आप छोड़ना नहीं। तो हम कह सकते हैं कि शुरुआत में ब्रिटिश सेना के लिए
ब्रिटिश सेना के लिए प्रारंभ किया गया था, क्योंकि सेनाओं को सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि अंग्रेज, अब आपको मैं बता दूं कि जब हम ब्रिटेन की बात करते हैं, थोड़ा सा क्लियर करता हूं, तो दुनिया में जब हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन जो है, चाहे हम क्रिकेट की बात करें या हम फुटबॉल की बात करें, ठीक है, तो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों का ब्रिटेन जो है जन्मदाता है, ठीक है। वो अलग बात है कि खुद को चैंपियन नहीं बन पाया, दुनिया में चैंपियन क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया बन गया। तो ये दोनों जो है खेल की यदि क्षेत्रों की बात करें, दोनों खेल के क्षेत्र में जो है यह अपना जो परचम होता है, यह परचम लहरा नहीं पाया, लेकिन दोनों के जन्मदाता जरूर अपने आप को माना जाता है। तो ये ब्रिटिश के जो सेना थे, अंग्रेज की जो सेनाएं थे, वे सेनाओं के लिए खेल लाई गई थी जिससे कि वो अपने आप को फिटनेस रहें, एक दूसरे के साथ प्रोत्साहित करें और कह सकते हैं जुड़े रहेंगे। और इससे यह यदि टूर्नामेंट की बात किया जाए तो इससे और आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। तो टूर्नामेंट में हमारे 3 ट्रॉफियाँ होती हैं, क्लियर हुआ। हमारी जो टूर्नामेंट ये होती है, इस टूर्नामेंट में हम देखेंगे तो हमारे 3 ट्रॉफियाँ होती है। एक हमारा डुरंड कप ट्रॉफी होता है, एक शिमला ट्रॉफी होता है, एक राष्ट्रपति कप होता है। तो ऑलरेडी मैंने इससे पहले ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, तो आपसे यदि पूछा जाए तो आप आराम से इसको जवाब दे दीजिएगा। और यह टूर्नामेंट का आयोजन भारतीय सेना के तत्वाधान में मुख्य रूप से खेला जाता है। आप कह सकते हैं यह तत्वाधान में हमारा होता है, क्योंकि ये ब्रिटिश सेना इसको शुरू की गई थी। तो हम भारत में कह सकते हैं यह खेल का आयोजन भारतीय सेना द्वारा किया जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से सरकार ये चाहती थी कि हमारी सेना भी बहुत ज़्यादा अपने आप को तत्पर रहे, और यह सैन्य नागरिक एकता का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। और यह सैन्य एकता नागरिक का प्रतीक माना जाता है। ओहो, सैन्य एकता नागरिक का प्रतीक माना जाता है। मुझे लगता है कि अब आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटा होगा। क्या बच्चे, आप लोग बता दो कि क्या आप लोग के क्वेश्चन छूटे हैं या क्वेश्चन सारे के सारे बन गए? जल्दी बता देंगे। सबको मजा आ रही है? बोलो भैया, आप सभी को यहाँ तक क्लियर है? तो आपसे यदि पूछ दिया जाए तो हमने डुरंड कप, यह डुरंड कप जो था हमारा 134वां था, तो 134वां जो डुरंड कप थी, इससे रिलेटेड जितने भी गतिविधियां थे वे सारे को हम लोग एक बार में इसको कंसर्न करने की कोशिश किया। तो ये हमारा स्थापना 1888 में और शुरू करने वाले हेनरी डुरंड था, और इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और इस तरह से अभी के डेट में देखा जाए तो फुटबॉल के माध्यम से हम एक दूसरे के बीच में जो हमारा एक कह सकते हैं, चाहे ब्रदरहुड का कंसेप्ट हो, देश का इंटीग्रिटी कहेंगे, हम देश की यूनिटी कहेंगे, तो इस सारे चीज़ों को हम कहीं ना कहीं जोड़ने के बाद काफ़ी डेप्थ में आपको मेरे कोई ऐसे एग्जाम होगा जो आपसे अब ये नहीं कर सकते कि सर क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपसे घुमाएंगे फिराएंगे जो कर लें, आपको सारे क्वेश्चन यहाँ से इर्द गिर्द रहेगा। तो आपको इसी तरह पढ़ाई करनी, ठीक है। अब आपको एक और चीज़ हम टॉपिक बता रहा हूँ जो भारत में पहली बार होने जा रही है। सब लोग कमेंट करेंगे, केवल एक बच्चा शिवम ही कर रहे हैं, और लोग आप लोग को नहीं समझ आ रही है जी। सब लोग एक बार बताइए कि हाँ सर यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि पहली बार, कि भारत में पहली बार यदि देखा जाए तो खेलो इंडिया जल खेल का महोत्सव आयोजन किया जा रहा है। क्या हो रहा है? तो पहली बार खेलो इंडिया जल महोत्सव, पहली बार खेलो इंडिया जल महोत्सव, खेलो इंडिया जल महोत्सव का आयोजन, ये भी हमारा आज का हैशटैग ही है। तो भारत में पहली बार खेलो इंडिया जल महोत्सव का आयोजन भारत में किया जा रहा है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो खेलो इंडिया जल महोत्सव का जो आयोजन हो रही है ये हमारे भारत में कहाँ हो रहा है? आपने जम्मू कश्मीर में डल झील के नाम सुना होगा, ठीक है। तो यह आपका जो होगा, इसका आयोजक स्थल की यदि बात किया जाए
तो आयोजन स्थल जो हमारा होगा यह आपका होगा डल झील। क्या होगा? आयोजन स्थल जो होगा आपका डल झील होगा। और डल झील आपको कहाँ है? आप लोग जवाब खुद दे दीजिए। आपसे पूछा जाए कि डल झील कहाँ है, तो यह आपका डल झील जो है आपका जम्मू कश्मीर में है। यानी ओवरऑल यदि देखा जाए तो वर्तमान में हम कह सकते हैं देश का श्रीनगर में है। ठीक है, तो ये डल झील यानी जो श्रीनगर आपका है, यह श्रीनगर में आपका आयोजन होने जा रहा है, जिसका नाम है कि खेलो इंडिया जल महोत्सव, यानी जल में पानी में इस खेल को खेली जाएगी। यह आपका 21 अगस्त 2025 से शुरू होगा। कब होगा? तो यह 21 अगस्त आपका 2025 से ये आपकी शुरुआत हो जाएगी। और यह खेल इस तरह से भारत में माना जा रहा है कि भारत का ये पहला खेल माना जा रहा है। और ये खेल घोषित हो चुके हैं। खेल घोषित करने वाले भी कौन है पूछ दिया जाए तो इसकी घोषणा जो करने वाले हैं, ये घोषणाकर्ता जो है वह देश के राष्ट्रीय या कह सकते केंद्रीय खेल मंत्री हैं। कौन है भैया? तो उन व्यक्ति का नाम है केंद्रीय खेल मंत्री। और जो देश के केंद्रीय खेल मंत्री हैं वो मनसुख सिंह मंडाविया हैं। कौन है बाबू लोग? वो है मनसुख सिंह, ठीक है, मांडविया, ठीक है। तो मनसुख मंडाविया या मनसुख सिंह मंडाविया भी देखेगा। आई थिंक सिंह नहीं है, केवल मनसुख मंडाविया है। ठीक है, तो हम भी हटा देता हूँ सिंह, अपने तरफ से नहीं जोड़ना है। मनसुख मंडाविया ये जो है भारत का केंद्रीय खेल मंत्री हैं। तो ये भारत के जो केंद्रीय खेल मंत्री हैं, इन्हीं के द्वारा हम कहेंगे कि अभी मनसुख सिंह मंडाविया के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। और ये 21 अगस्त 2025 से चलेगा और ये खेल को आगे बढ़ाने की बात हो रही है। एक्चुअली मैं बता दूं कि इस आयोजन की जो मुख्य बातों की यदि देखा जाए, पहले आप लोग बता दो कि हाँ सर यहाँ तक सही है या नहीं है। अब याद रखिएगा कि जो खेल होगा ये आपका मुख्य पॉइंट पे आता हूँ, तो ये आपका 3 दिवसीय खेल होगा, यानी 3 दिन तक चलेगा। ये 3 दिवसीय हमारा खेल रहेगा। तो 3 दिवसीय का मतलब हो गया कि आपका 21 से लेकर के 23 अगस्त 2025 तक ये आयोजन किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि 21, 22, 23 से 3 दिन खेल चलने वाला है। और इसमें हम देखेंगे तो बहुत सारे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें कौन कौन से खेल खेले जाएंगे। तो इसमें मुख्य रूप से आपको बता दूं कि जो 3 दिवसीय हमारा खेल होगी, इसमें आपका 5 खेल जो होंगे, ये 5 खेलों का आयोजन होगा। कितने भैया? तो इसमें आपका 5 खेलों का आयोजन होगा। और ये 5 खेलों में आपको कुछ याद करना तो पड़ेगा, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि कौन ऐसा खेल था जो जल महोत्सव, जो भारत में पहली बार खेलो इंडिया जल महोत्सव मनाई गई थी, उसमें खेली गई थी। तो पहला होगा कयाकिंग और कैनोइंग। ठीक है, पहला हो जाएगा कयाकिंग, चाइनीज नाम है कयाकिंग, और चाइनीज भी कह सकते हो। वहाँ का इलाका जो है आपका, कह सकते जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है, वह क्षेत्रीय लैंग्वेज में इसको कयाकिंग ही कहा जाता है। तो कयाकिंग और एक वहीं की भाषा यदि रीजनल लैंग्वेज देखिएगा तो कैनोइंग कहलाता है। कैनोइंग, ठीक है। तो ये 2 जो खेल ये होगा पहली बात। दूसरी यदि खेल की बात करें तो वहाँ पर रोइंग नाम का खेल है, एक रोइंग। ठीक है, रोइंग, ये सब आप देखेंगे तो एक तरह से आपको अंग्रेजी भी लैंग्वेज दिखेगा। तो आप चाहेंगे तो रोइंग, ROWING, यानी दूसरा जो यहाँ पर खेल होने जा रही है वो आपका रोविंग होगा। ठीक है, रोविंग होगा। तीसरा आपका होगा वाटर स्कीइंग। क्या होगा? वाटर स्कीइंग। ठीक है। चौथा जो आपको खेल होने जा रहा है वह आपका होगा शिकारा रेस। क्या होगा बउआ? शिकारा रेस। और लास्ट आपको 5वां जो इसमें खेल में आयोजन होने जा रहा है उसका नाम है ड्रैगन बोट रेस। क्या नाम है भैया? ड्रैगन बोट रेस। तो इस तरह से हम कहेंगे कि इसमें 5 खेलों का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, और ये 5 खेल जो आयोजन होंगे वह भारत में पहली बार खेलो इंडिया जो हमारा जल महोत्सव जो होंगे इसी में खेले जाएंगे। और इसमें लगभग देखिएगा तो भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें
तो भारत के सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को लगभग मिलाया जाए तो 28 राज्य हो जाते हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश, यानी टोटल हमारा राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज, तो केंद्र शासित जो हमारी प्रदेश है जिसको आप यूनियन टेरिटरीज कहेंगे, तो इसमें आपका 28 + 8 = हो जाएगा 36, यानी 3600 जगह से यदि मिलाया जाए तो लगभग कह सकते हैं 400 खिलाड़ी, ठीक है, लगभग 400 खिलाड़ी जो होंगे, लगभग 400 खिलाड़ी भाग लेंगे, ठीक है, भाग लेंगे। भारत के सभी राज्यों के शासित प्रदेश को मिला दिया जाए तो सभी जगहों से मिलाकर लगभग हम 400 या इससे अधिक भी प्लस भी आप कर सकते हैं कि 400 से अधिक जो होंगे इसमें खिलाड़ी भाग लेंगे और इस तरह से भारत में पहली बार एक खेल का आयोजन किया जाएगा। अब इसमें यदि देखा जाए, थोड़ा सा मैं आपको डल झील के बारे में बता दूं, क्योंकि हमने यहाँ पर एक टर्म दे दिया है कि आपका डल झील होगा, तो आप सभी को पता है कि डल झील जो है आपका एक मीठे पानी वाला झील है। क्या है? यदि हम डल झील की बात करें यहाँ पर, तो हो सकता है क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछा कुछ भी जा सकता है। तो यदि हम डल झील की बात करें तो डल झील जो है यह आपका मीठा पानी वाला आपका ये सबसे पहले आपका झील है, ठीक है, पहली बात हुआ। दूसरा कहाँ है भाई? तो ये दूसरा सर आपने बताया कि आपका श्रीनगर में है, ठीक है, आपका श्रीनगर में है। श्रीनगर कहे तो जम्मू एंड कश्मीर में चले जाओ, ठीक है। अच्छा, तीसरी महत्वपूर्ण बात होगी कि जब हम डल झील के बारे में चर्चा करते हैं तो ये पूछेगा कि कैसा है, तो श्रीनगर का यदि देखेंगे तो सबसे प्रसिद्ध व आप कह सकते हैं सुगम्य जो होता है वाला स्थानों पर पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पर्यटक लोग आते हैं। पर्यटक स्थल यदि आप कहें तो ये एक पर्यटक स्थल है और इसको किया जाता है। इसके माध्यम से मैं बता दूं कि यह आयोजन आपको जम्मू कश्मीर के लिए एक खेल के विरासत के रूप में भी एक नए इतिहास लेकर के आ रही है। तो यह आपका जो हुआ आज का ये आपका खेल जो हुई, इस खेल को हमने नाम रखा कि पहली बार खेल, और वो खेलो है खेलो इंडिया जल महोत्सव गेम। क्या है भैया? तो खेलो इंडिया जल महोत्सव गेम। बताओ बाबू लोग, सब लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया? सब लोग बताएंगे यहाँ तक क्लियर है या नहीं है, जल्दी से बताएंगे। यहाँ क्लियर है, फिर हम अगले क्लास टॉपिक को लेके आएंगे। अगला नियुक्ति लेकर के हम आ रहे हैं। आप लोग सब लोग बोलेंगे यहाँ तक क्लियर। आई थिंक आपने पहली बार न्यूज में भी सुन रहे हैं, है ना? तो नेक्स्ट अब हम लोग टॉपिक लेकर के आवे साहब। सब लोग रेडी हैं? यदि रेडी हैं तो बोलेंगे कि हाँ सर, नहीं है तो भी कहेंगे, फिर तो मैं आगे की बात करूंगा ही। तो अगला हम लोग टॉपिक बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है, रेडी? जल्दी बताएंगे। यस सर, रेडी। चलिए, तो हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आ रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वह आज का हम लेकर के टॉपिक आ रहे हैं साहब। उस टॉपिक को रहेगा नाम कि PFRDA जो होता है वो PFRDA के नए अध्यक्ष की नियुक्ति किए गए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम टॉपिक में रखते हैं PFRDA। हैशटैग फिर हम देंगे PFRDA के नए अध्यक्ष की नियुक्ति, नए अध्यक्ष की नियुक्ति, यानी PFRDA हमारा संस्था भी बात करेंगे कि PFRDA हमारी संस्था कैसी है, क्या है, सब पे बात करेंगे। तो देखिए जो है ये 20 जून की बात है। आपको बता दूं कि 20 जून 2025 को शिव सुब्रमण्यम रमन को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। क्या नाम है? शिव सुब्रमण्यम रमन। तो शिव सुब्रमण्यम रमन जो हैं, इनको 20 जून 2025 को भारत सरकार जो है इन्हें PFRDA के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त कर दिया है और इस तरह से अपने पद ग्रहण कर लिए।
अब आपसे हो सकता है कि पूछे कि किनके पद जगह लिए, तो सुप्रतिम बंदोपाध्याय के नाम सुना होगा। तो सुप्रतिम बंदोपाध्याय के इन्होंने स्थान लिया है। इन्होंने सुप्रतिम बंदोपाध्याय का स्थान लिया है। तो ये दो टर्म आपको क्लियर हो गई, ठीक है। सुप्रतिम बंदोपाध्याय के इन्होंने स्थान लिया है। अब होता है कि सर ये सभी तो बात की बात है, आप ये जो PFRDA जो बता रहे हैं क्या? देखो PFRDA का फुल फॉर्म जो होता है बाबू लोग, वह होता है पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। आप ये जान जाओ कि यह हमारा एक जो है, यह हमारा देश का एक वित्तीय संस्थान है। यह देश के एक वित्तीय संस्था है, जिसे आप फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहेंगे। फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन देश का एक वित्तीय एक संस्थान माना जाता है, संस्था है। इसकी स्थापना की यदि बात किया जाए तो ये पहली बार इसकी स्थापना जो हुई थी यह 2003 में ही कर दिया गया था, ठीक है। और उसके लेकर के वो कमीशंस की तैयारी की गई थी, इसको स्थापित कर दी गई थी। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें हम रिलेटेड पहले बात कर लेता हूँ कि जो सुब्रमण्यम स्वामी जी को या सुब्रमण्यम रमन जी को जो नियुक्ति किया गया है, ये कितने सालों, अच्छा चलो ठीक है, इस पर आगे भी बात करेंगे। तो ऐसे इसकी स्थापना जो थी, इसके स्थापना देखेंगे कि अनुबंधन के रूप में या कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन के माध्यम से जो हुई थी। तो यह हमारा मुख्य रूप से हम कहेंगे कि 23 अगस्त 2003 को इसकी स्थापना कर दिया गया था एक प्रस्ताव के माध्यम, 23 अगस्त 2003 को, ठीक है। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वह आपका 23 अगस्त 2003 को इसकी स्थापना किया था। और इन्होंने कार्य जो शुरू किए, तो इनकी कार्य जो शुरू हुआ वह आपका 2004 से शुरू हुआ। लेकिन इसमें भी भारत सरकार जो है इसमें परिवर्तन किया या कह सकते हैं संशोधन किया है। और संशोधन करने के बाद आप देखेंगे तो यह पूर्ण रूप से जो संस्था यानी कह सकते हैं कार्य नहीं कह के इसको हम लागू भी कर सकते हैं, चलो आप ऐसे भी कर लो। तो इसको जो देश में लागू जो किया गया, यह लागू आपको 2024-4 में की गई। लेकिन मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो इनकी जो कार्य यानी एक जो डाइवर्स इनकी जो फॉर्म दी गई या कार्य दिए गए, तो ये अपने डाइवर्स जो फॉर्म थे यानी कार्य जो थी, ये पूर्ण रूप से हम भारत में कह सकते हैं तो ये हमारा लगभग 1 फरवरी 2014 से जो है ये पूरे भारत में लागू हो जाती है। और यह अपने जो पेंशन से संबंधित जो गतिविधियां थे, यह पेंशन से संबंधित सारे गतिविधियां को ये करते हैं। तो संपूर्ण भारत में कह सकते हैं, संपूर्ण भारत में यह आपका 2014 से कार्य करना शुरू किया। अब होता है कि PFRDA जो होती है, ये PFRDA के जो अध्यक्ष होते हैं या सचिव जो होते हैं, इनकी जो भी नियुक्ति होता है बाबू लोग, इनकी नियुक्ति आपको जैसे एक हमारे यहाँ जॉब में होता है कि भैया 65 साल होने चाहिए, 5 है ना। तो इसमें दोनों चीज़ों को ध्यान आपको देना है। इसमें 5 साल कहें या 65 साल कहें, जो भी पहले होगा वह आपका रिटायरमेंट का पार्ट बन जाता है। यानी कह सकते हैं इनकी जो नियुक्ति होगा वो 5 वर्ष या 65 वर्ष, 5 वर्ष या 65 वर्ष, ठीक है, जो पहले हो। तो इस तरह से हम कहेंगे कि हमारे भारत में ये जो PFRDA है, पब्लिक पेंशन फंड, अच्छा इसकी कार्य अभी बच गया है, इसका कार्य क्या होगा? तो इसका कार्य है कि जो भी हमारा पेंशन जो होता है, तो कह सकते हैं जो हमारा पेंशन जो फंड होता है, अंग्रेजी ही कर देता हूँ, तो इसका कार्य है कि पेंशन फंड संबंधित समस्याओं व चुनौतियों का समाधान करना
समाधान करना ही इसका प्रमुख यदि देखा जाए तो इस संस्था का मुख्य हमारा उद्देश्य होता है। और इस तरह से जो हमारी संस्थाएं हैं, ये संस्था बहुत तेज़ी से काम करती है। अब देखो, ये सभी चीज़ों को यदि हम डिस्कस करें तो इस रिपोर्ट में एक चीज़ और हमारा निकल के आता है कि जब हम देश में वित्तीय संस्था की बात करते हैं कि हमारा PFRDA जो है एक वित्तीय संस्था है, तो ऐसे भारत में कौन कौन से ऐसी संस्थाएं हैं जो हम कहेंगे कि वह कहीं न कहीं एक वित्तीय संस्था के रूप में काम करती है। ये आपके लिए बहुत यूनिक हो सकता है, इम्पोर्टेंट हो सकता है, और कोई भी एग्ज़ाम में आपको इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो आप उसको कैसे बनाओगे। तो अब हम लोग एक टॉपिक यहाँ पर जोड़ लेते हैं और जोड़ देते हैं भारत के वित्तीय संस्थाएं। ठीक है, क्या करेंगे आज? भारत के वित्तीय संस्थाएं, भारत के वित्तीय संस्थाएं। अब देखो बाबू लोग, भारत के वित्तीय संस्था कौन कौन है? तो भारत के वित्तीय संस्थाएं जो है, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को देखा जाए तो देश में 5 संस्थाएं काम करती है जो वित्तीय संस्थाएं हैं। पहला हमारा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। दूसरा हमारा सेबी होता है। ठीक है, तीसरा जो हमारा होता है IRDAI होता है। चौथा जो हमारा होता है वो PFRDA पढ़ रहे थे, PFRDA। और पांचवा जो होता है वो देश का MCA होता है। ठीक है, यानी देश में 5 ऐसी संस्थाएं हमारे यहाँ है जिसे आप अपने शब्दों में कहें कि 5 संस्था देश का फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस माना जाता है। और ये 5 संस्थाओं के माध्यम से हम देश में वित्तीय जो गतिविधियाँ होती है, ये वित्तीय गतिविधियों को हम प्रतिस्थापित करते हैं। इज इट क्लियर? अब देखते हैं पाँचों में। तो सबसे पहला हमने रखा है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप सभी को पता है कि यह हमारा एक केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना जो हुई थी वह आपका बाबू लोग 1 अप्रैल, ठीक है, 1935 को हुआ था। RBI एक्ट यानी अधिनियम 1934 के तहत, ठीक है, स्थापना हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इसकी स्थापना कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, स्थापना कलकत्ता में 1 अप्रैल 1935 को RBI अधिनियम 1934 के तहत इसको की गई थी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात याद रखना कि RBI जो था, RBI के यदि हम नेशनलाइजेशन की बात करें तो इसका जो नेशनलाइजेशन हुआ है यानी राष्ट्रीयकरण जो हुआ है, यह आपका 1 जनवरी 1949 को की गई। ठीक है, और आप याद रखें कि RBI जो था, RBI को 1937 में 1937 में इसे ट्रांसफ़र कर दिया गया। ट्रांसफ़र का मतलब हुआ कि इसको अभी हमने कलकत्ता रखे थे ना, तो जो कलकत्ता था, ये कलकत्ता से इसको बॉम्बे शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, बॉम्बे शिफ्ट कर दिया गया कब? 1937 में। तो RBI जो है, RBI का काम क्या है? तो RBI का प्रमुख यदि काम करेंगे तो देखेंगे कि देश के जितने भी ईट कहेंगे कंट्रोल ये करता है। ठीक है, एक कंट्रोल किसको करता है? तो देश के सभी बैंकों को। हमारे देश में जितने भी बैंक्स हैं, ये सभी बैंकों को नियंत्रण करने वाली कोई संस्था है, तो उस संस्था का नाम है हमारी RBI। तो RBI देश के सारे संस्थाओं को, सारे बैंकिंग संस्थाओं को ये नियंत्रण करता है। दूसरा हमारा है सेबी। तो देखो, सेबी की यदि बात किया जाए तो सेबी से संबंधित पहला क्वेश्चन, इसका जो स्थापना हुआ ये 1988 में हुआ। सेबी का फुल फॉर्म जानते ही होंगे आप लोग, नहीं जानते तो भी बता देता हूँ। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बोर्ड ऑफ इंडिया इस संस्था का नाम है। इसका 1988 में जब स्थापना हुआ था तो याद करेंगे एज नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, एज यहाँ करता हूँ, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में स्थापना हुआ। 1992 की बात करेंगे तो 1992 में इन्होंने प्राप्त किया या इसे मिला 92 में स्टैट्यूटरी बॉडी का जो स्टेटस था, स्टेटस इसे प्राप्त हुआ। ठीक है, और इसका जो हेड क्वार्टर है बाबू लोग, ओ माय गॉड, इसका जो हेड क्वार्टर है सब चला गया, पूरे करना पड़ेगा यार। स्टैट्यूटरी बॉडी का स्टेटस
प्राप्त हुआ। ठीक है, और इसका हमने बताया कि इसका हेड क्वार्टर देखोगे तो इसका हेड क्वार्टर आपको बॉम्बे में है। ठीक है, इसका भी हेड क्वार्टर कहाँ होगा? इसका भी हेड क्वार्टर बॉम्बे होगा। ठीक ना। अब होता है इसका काम क्या होता है, तो ये जो कंट्रोल करता है, एक कंट्रोल करता है हमारा स्टॉक मार्केट को। ठीक है, या कहेंगे शेयर मार्केट को। तो जो भी हमारे देश के स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट जो होते हैं, तो देश के सभी स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट को कंट्रोल करने वाली जो संस्था होती है उसे हम लोग सेबी बोलते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? एकदम फ्रिक्वेंटली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी को क्लियर हो रही है? जल्दी से बताओ आप लोग। इच एंड एवरी वन इज क्लियर्ड? वॉट एवर आई मेक अंडरस्टैंड, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इजीली और नॉट? सब लोग शांत है, इतने पढ़ने में आप लोग व्यस्त हो जी कि आप लोग भी बता भी नहीं सकते हो कि हाँ सर समझ में आ रही है नहीं। अब हमारा अगला जो है इरडाई है। ठीक है, इरडाई का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की यदि बात किया जाए तो इसकी स्थापना जो हुई थी यह 1999 में हुआ था, लेकिन ये कार्य जो करना शुरू किया तो कार्य 2000 ईस्वी से काम करना शुरू किया। इसका हेडक्वार्टर जो है, ये पहला भारत की संस्था है जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका हेडक्वार्टर बॉम्बे से बाहर है। इसकी हेडक्वार्टर आपका हैदराबाद में है। कहाँ पर है? हैदराबाद। और अब हैदराबाद आपका तेलंगाना में। ओ माय गॉड, हैदराबाद में है और ये आपका हैदराबाद जो है वो तेलंगाना में है। ठीक ना। आगे की बात करेंगे, इसका फंक्शंस क्या होता है, या एक जो क्षेत्र होते हैं किसको कंट्रोल करता है? तो ये जो कंट्रोल करता है वो देश का इंश्योरेंस कंपनी जो होते हैं, ये सारे इंश्योरेंस कंपनियां को करता है। ठीक है, देश में जो भी हमारा इंश्योरेंस कंपनी होते हैं वो देश के सभी इंश्योरेंस कंपनी को जो देख रेख करता है या उस पर नियंत्रण जो करता है उस संस्था का नाम इरडाई है। इस पर अभी थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। ये बता दिए हैं। MCA का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, यानी देश के कॉरपोरेट मंत्रालय तो एक संस्था ही है, ये भारत की एक मिनिस्ट्री है। इसलिए उसकी स्थापना क्या, जब से हमारी सरकार बनी होगी, जब से हमारा देश में गवर्नमेंट की एक्टिविटी चल रही होगी, उसी समय से हम कह सकते हैं कि संस्था हमारे देश में काम कर रही है। ठीक है, अब देखो हमारा इस पर हम जो बात करें थोड़ा इसके बारे में अभी डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि ये तो आपको हमने बता ही दिया। तो हमारा इरडाई जो होता है, हम जब इंश्योरेंस की बात करेंगे तो हमारे देश में इंश्योरेंस दो तरह के होते हैं। एक LICI होता है, एक GICI होता है। LICI का मतलब होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और GICI का मतलब होता है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो LIC की स्थापना जो हुआ था, इसकी स्थापना 1956 को हुई थी और इसकी स्थापना यदि देखेंगे तो 1972 को हुई थी। ठीक है, अब होता है कि LIC का काम है आम जनता, मानव की बॉडी को जो इंश्योरेंस करता है उस संस्था का नाम है LIC। और मानव की बॉडी को छोड़ करके जितने भी इंश्योरेंस देश में करते हैं वे सारे संस्थाओं का जो होती है या इंश्योरेंस करने वाली जो संस्था होती है उसको नाम है GIC, यानी जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इस तरह से हमारे यहाँ देखेंगे तो दो तरह के इंश्योरेंस होते हैं, दो तरह के बीमा होते हैं। एक मानव की बॉडी का होता है, एक मानव बॉडी के अलावे अन्य लोगों का होता है। इज इट क्लियर? बोलिए भैया कि हाँ सर क्लियर हो गया, तब तो हम आगे बढ़ेंगे। एवरीवन गॉट इट?
तो हम लोग कर क्या रहे हैं, करेंट के साथ साथ बेसिक चीज़ों को भी देख रहे हैं। ठीक है, कोई भी टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो करेंट के साथ उसका बेसिक जो चीज़ें होती है वो बेसिक हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। और इसलिए हम आपको करेंट के साथ साथ टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, वे सारे चीज़ों को हम एक जगह एकत्रित करने की हम कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आपकी तैयारी एकदम लाजवाब हो जाए और आप कोई परीक्षा में बैठो तो आपका रिजल्ट होते रहे। इज इट क्लियर? नाउ इट गॉट इट और नॉट? बोलो भैया, समझ में आया कि नहीं? बोलिए। यस, सोलंकी, पूनम किशोर सोलंकी, पुष्पेंद्र, मुस्कान, शिवम, एवरीवन जस्ट टेल मी, गॉट इट? चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक देखते हैं। अगला हम लोग देखेंगे माउंट एवरेस्ट पर रिकॉर्ड 31वीं बार चढ़ाई करने वाले माउंटेनियर कौन हुए, पर्वतारोही कौन हुए। अब उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। टोटल 31वीं बार की हम बात करेंगे। ठीक है, ये क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो अगला हम लोग हैशटैग लेते हैं करंट अफेयर का। अब आगे हम लोग लिखेंगे माउंट एवरेस्ट पर रिकॉर्ड 31वीं बार, माउंट एवरेस्ट पर रिकॉर्ड 31वीं बार चढ़ाई करने वाले पर्वतारोही यानी वे कौन से व्यक्ति हैं जो माउंट एवरेस्ट पर 31वीं बार इन्होंने चढ़ाई किया है। ठीक है, और इन्होंने खुद अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। तो इनका नाम है कामी रीता शेरपा। ये नेपाली हैं। कौन है? कामी रीता शेरपा। तो एज अ हैशटैग के साथ कामी रीता शेरपा, और यह नेपाली हैं, यानी नेपाल के हैं। और यह कारनामा जो है, कामी रीता शेरपा का जो कारनामा है, यह कारनामा मई 2025 में इन्होंने अपने प्राप्त किया। ठीक है, तो ये यदि इनकी इतिहास रहा तो कहेंगे कि सर मई 2025 में उपलब्धि जो थी, इस उपलब्धि को इन्होंने जीता, जिनका नाम है कामी रीता शेरपा। अब इससे रिलेट यदि देखा जाए तो कामी रीता शेरपा जो है, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि जब 31वीं बार इन्होंने फतह किया तो मैंने सी बात है कि इससे पहले भी 30 बार किया होगा, या क्वेश्चन होगा कि आखिर ये पहली बार कभी इन्होंने फतह किया था। तो मैं आपको बता दूं, कामी रीता शेरपा जो हैं, पहली बार इन्होंने चढ़ाई जो माउंटेनियर या माउंट एवरेस्ट पर किया था, यह 1994 की बात है। क्लियर हुआ? यानी इन्होंने अपने जीवन में माउंट एवरेस्ट पर पहली बार 1994 में इन्होंने चढ़ाई किया था। तो इनकी पहली बार की यदि हम बात करें तो पहली बार 1994 में फतह किया था। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इन्होंने 8000 मीटर से अधिक पर्वतों पर फतह कर चुके हैं। अब ऐसा कौन कौन सा है जो 8000 से ज़्यादा ऊंचाई का होता है जिसको इन्होंने फतह किया है? तो सबसे पहली बात तो आप देख रहे हैं कि खुद इसमें माउंट एवरेस्ट है ना जी। उसके बाद देखिएगा तो इन्होंने भारत में, अब तो भारत में नहीं रहा है, पाकिस्तान यानी पीओके में चला गया। तो जो आपका K2 जो है, ये K2 का भी इन्होंने किया है। उसके बाद तिब्बत वाले क्षेत्रों में देखा लोस्ते का इन्होंने चढ़ाई किया है। फिर आप दक्षिण भारत में ही देखिएगा तो भारत में एक और हमारी चोटी होती है, उसका नाम है अन्नपूर्णा। ठीक है,
तो इन्होंने जो अन्नपूर्णा जो है, अन्नपूर्णा जो चोटी है, इस अन्नपूर्णा चोटी पर भी इन्होंने चढ़ाई किया है। तो इस तरह से इन्होंने अभी तक लगभग देखा जाए तो 8000 मीटर से अधिक, जितने भी कह सकते हैं कि अभी तक जितने भी रहे चोटियाँ, वे सभी चोटियों पर इन्होंने चढ़ाई कर रखे हैं। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन आपसे ये बनेगा कि जो माउंट एवरेस्ट होता है, इस माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। सागर माथा नेपाल में कहा जाता है, नेपाल में कहा जाता है। अच्छा ये बताओ कि हमारा जो माउंट एवरेस्ट है, इसकी ऊंचाई कितना है बाबू लोग? 8848 मीटर जो होता है, अब इसकी ऊंचाई है। यही स्टार्टिंग से रहा है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि 31वीं बार फतह करने वाले उस व्यक्ति का क्या नाम है जिन्हें माउंट एवरेस्ट पर उन्होंने अपना फतह कर लिया है, तो मुझे लगता है कि बहुत प्यार से आप लोग जवाब दे देंगे। यहाँ तक इन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? बोलिए जल्दी जल्दी फटाफट। इज इट क्लियर? अच्छा, माउंट एवरेस्ट पर एक और आता है भारत से, वो महिला का नाम आता है जो अभी पहली बार इतिहास रची है, और CISF के ऑफिसर हैं। यदि आपसे पूछा जाए तो क्या कहोगे? CISF के ऑफिसर है जिसका नाम है गीता समोटा। नाम याद रहेगा? थोड़ा सा यहाँ पर नोट करके लिख लो, ये पहली बार होगा। यहाँ पर ऐसे करके मैं घर बना कर पढ़ा रहा हूँ। एक हैं गीता समोटा, गीता समोटा। गीता समोटा जो हैं, ये हम कहेंगे कि भारत के CISF के महिला पुलिस ऑफिसर हैं, पुलिस ऑफिसर हैं जिन्होंने पहली बार माउंट एवरेस्ट का फतह किया, माउंट एवरेस्ट का फतह किया। तो हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि वह भारतीय CISF के पहले महिला ऑफिसर कौन थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट का इन्होंने फतह किया है। तो उनका नाम है बाबू लोग गीता समोटा। इज इट क्लियर? यानी गीता समोटा भारत के पहले महिला हो गई, CISF के महिला ऑफिसर हो गई, जिन्होंने खास तौर पे नेपाल का जो माउंट एवरेस्ट है इसका इन्होंने फतह कर चुके हैं। और इस तरह से नेपाल के माउंट एवरेस्ट से रिलेट जितने भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, वे सारे प्रश्नों के आप जवाब दे देंगे। यहाँ तक क्लियर? बोलो भैया। मुस्कान का कहना सर LIC और GIC को फिर से बता दीजिए। अच्छा ठीक है, देखो बेटा कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, बता रहा हूँ। देखो देखो यही है ना, LIC मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और GIC का मतलब जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। LIC का काम है, जो हम लोग मानव है ना, तो जो मानव की बॉडी को जो इंश्योरेंस करता है, मानव बॉडी को जो बीमा करता है, उस संस्था का नाम है LIC। और जो मानव बॉडी को छोड़ करके विभिन्न प्रकार के, जैसे आपका घर का इंश्योरेंस होता है, आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस होती है, आपके यहाँ कोई जानवर है तो जानवर का इंश्योरेंस होता है, दुकान का इंश्योरेंस होता है ना। तो ये सभी का यदि हम इंश्योरेंस कराते हैं तो वह हमारा GIC के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे इंश्योरेंस दो तरह के संस्थाएं काम करती है। इज इट क्लियर? तो आई थिंक यहाँ तक दोनों आपको करंट अफेयर टॉपिक समझ में आ गया। बोलिए हाँ सर या ना सर। तो फिर हम आगे की भी बात करेंगे, जल्दी जल्दी हम बात करने वाले आज हैं। एक टॉपिक और पढ़ाएंगे और एक नामचीन चेहरा ही बताएंगे। उनका नाम है कमला प्रसाद विशेषर, जो कि अभी आपने देखा होगा कि भारतीय प्रधानमंत्री गए थे, उनको उन्होंने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान भी दिया है। तो अगला हमारा रहेगा कमला प्रसाद विशेषर की हम चर्चा करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम हैशटैग मारते हैं और वह रहेंगे कमला प्रसाद विशेषर। कमला प्रसाद विशेषर, कमला प्रसाद विशेषर आप लोग तो जानते ही होंगे ये कमला प्रसाद विशेषर कौन है। तो कमला प्रसाद विशेषर जो है त्रिनाद एवं टोबैगो जो है उसके एक जो है वहाँ का त्रिनाद और टोबैगो के देखा जाए तो ये भी प्रधानमंत्री नवनिर्वाचित हुए हैं। ठीक है,
तो कहेंगे त्रिनिदाद व टोबैगो के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो त्रिनिदाद एवं टोबैगो के नए प्रधानमंत्री बने। इनकी प्रधानमंत्री बने भी कौन, ये भी क्लियर कर लो। तो ये आपका अप्रैल 2025 में ये यहाँ के प्रधानमंत्री के पद की इन्होंने शपथ लिया है। इससे पहले भी इन्होंने बना है, जो कि देखा जाए तो 2010 से लेकर 2015 में भी बने हैं। इससे पहले 2010 से 2015 के बीच पीएम रह चुके हैं। इस तरह से ये दूसरी बार बने हैं, दूसरी बार ये प्रधानमंत्री बनी है। इज इट क्लियर। अब होता है कमला प्रसाद विशेषर के बारे में हम यदि चर्चा करें तो कमला प्रसाद विशेषर के बारे में हम इतना भी कह सकते हैं, इन्होंने जो भी स्थान लिया है स्टुअर्ट यंग का लिया है। किसका? स्टुअर्ट यंग का। इसने स्टुअर्ट यंग का स्थान लिया है, ठीक है। कमला प्रसाद विशेषर ओवरऑल यदि हम इनकी चर्चा करें तो अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे, उनको इन्होंने सम्मान किया। आपको पता है, चाहे त्रिनिदाद हो, मॉरिशस हो, टोबैगो, ये सभी जितने भी राष्ट्र हैं, ये सभी राष्ट्र की जो जनसंख्या है वो हमारी भारतीय है। वहाँ पर भोजपुरिया भाषा बोली जाती है, बिहार की भाषा बोली जाती है, क्योंकि वो सारे के सारे वहाँ का बिहारी हैं। वहाँ जो भी जनसंख्या आपको दिखता है वे कहीं लंदन से आया, कोई यूनिवर्स से नहीं आए हैं। वे सभी जो हैं वो भारतीय हैं। भारतीय में सारे के सारे बिहारी हैं। क्योंकि जब आपने पढ़ा होगा कि अंग्रेज की जब ज़माना था तो साउथ अफ्रीका में खेती कराने हेतु, ठीक है, मजदूरी करने हेतु कह सकते हैं कि उस ज़माने में लोगों को ले जाया जाता था। और इस तरह से जो भी यहाँ से गए वो लंबे समय तक वहाँ पर रह गए, और रहने के बाद वो अब वहाँ के नागरिक भी बन गए, वहाँ के कल्चर में वो अपने आप को संलिप्त हो गए, ठीक है। तो जो गिरमिटिया मजदूर आपने पढ़ा था, वो गिरमिटिया मजदूर के माध्यम से सब गए, वहीं पर मजदूर करते गए, अब वहाँ के नागरिक बन गए। लेकिन ये सारे मूल रूप से देखिएगा तो सारे बिहार के हैं। बिहार के आप अनेक क्षेत्रों से, कोई सीतामढ़ी का है, कोई आरा के है, कोई यहाँ पटना के बगल में जो आपका पुनपुन है, पुनपुन के इलाका से हैं। तो सब आस पास पूरी के पूरे सारे बिहारी जनसंख्या यहाँ पर पाई जाती है। अब देखा जाए टोबैगो की यदि बात करें तो हम यहाँ पर त्रिनिदाद एवं टोबैगो की थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तो देखो, त्रिनिदाद एवं टोबैगो की बात करें तो सबसे पहले बात करें तो त्रिनिदाद और टोबैगो जो है यह आपका कैरिबियाई सागर में स्थित है। कहाँ पर है? ये आपका कैरिबियाई जो आपका सागर है, एक कैरिबियाई सागर में आपका स्थित है। दूसरी महत्वपूर्ण बात होता है कि यह एक देखेंगे तो ये द्वीप जो होता है पूर्ण रूप से, तो ये पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि द्वीपों से स्थित एक देश है, या द्वीपों से घिरा हुआ एक देश है, या द्वीपों पर स्थित एक देश है, ठीक है। तो दूसरा आप कह सकते हैं कि द्वीपों पर स्थित यह एक देश है, जिसकी राजधानी की यदि बात किया जाए, यानी इसकी कैपिटल आपसे पूछा जा सकता है कि वो भारत के साथ हमारे बहुत अच्छी मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ख़ासतौर पर प्रधानमंत्री अभी तक 27 देश हो गए, 27 देशों से भारत के प्रधानमंत्री को ऑलरेडी सिविलियन अवार्ड मिल गया है ना। तो इस आधार पे पोर्ट ऑफ स्पेन, ठीक है, इनका जो कैपिटल है वह आपका है पोर्ट ऑफ स्पेन जो, माय गॉड, ठीक है, द्वीपों पर स्थित है। पोर्ट ऑफ स्पेन जो है यह इनकी राजधानी है। क्लियर हो गया। अब बाबू लोग आपको यहाँ का यदि आपको कभी कभी पूछा जाएगा कि इसकी मुद्रा यानी इसकी करेंसी क्या है, तो इनकी करेंसी का नाम है त्रिनिदाद एवं टोबैगो डॉलर, ठीक है, त्रिनिदाद एवं टोबैगो डॉलर यहाँ पर चलाई जाती है। अच्छा, ये पूछा जाए कि किस महादेश में है,
पूछ दिया जाए कि त्रिनाद एवं टोबैगो जो है ये कौन सी कंटिनेंट में आता है, तो दक्षिण अफ्रीका का अंग है। किसका? तो ये दक्षिण अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका का ये अंग माना जाता है। और इस तरह से देखेंगे तो अच्छा, यहाँ के राष्ट्रपति को भी थोड़ा नाम याद कर लो। यहाँ के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को बड़ा खाना पीना खिलाए थे। तो हो सकता है कभी कभी कुछ देशों को राष्ट्रपति के भी नाम पूछ दिया जाता है। तो क्रिस्टिन कंगालू, क्या नाम है? क्रिस्टिन कंगालू। तो ये जो क्रिस्टिन कंगालू जो हैं, यह यहाँ के मुख्य रूप से देखेंगे तो ये राष्ट्रपति हैं। क्लियर हुआ? क्रिस्टिन कंगालू जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं। यहाँ तक सबको क्लियर? एवरीवन? इज इट क्लियर? तो कमला विशेषर त्रिनाद एवं टोबैगो के वो प्रधानमंत्री नियुक्त हुए दूसरे कार्यकाल, क्योंकि इससे पहले 2010 से 2015 के बीच में भी वहाँ के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। सभी लोग को अच्छे से समझ में आ गया सर कि किन्हीं को कोई दिक्कत भी है? चलिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आज का सेवा हम यही रखेंगे। अच्छा बाबू, आप लोग से थोड़ा मैं बोल देता हूँ, एसएससी वाले जो बच्चे हैं, सीजीएल वाले, आप लोग से रिक्वेस्ट है बुआ, क्या थोड़ा सा मेरा गला देख रहे हैं ना, गला बहुत अच्छा नहीं निकल पा रहा है आवाज़, ठीक है? इसलिए आज हम लोग खाली करेंट अफेयर करते हैं। आज हम आप लोग को पॉलिटी नहीं रखते हैं, क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है। कोई दिक्कत? शिवम, मुस्कान और एक और हैं बाबू। खास तौर पे मैं एसएससी सीजीएल वाले बच्चों से कर रहा हूँ। आप लोगों से एज रिक्वेस्ट है कि आज हम पॉलिटी इसलिए नहीं रख पा रहे हैं, मेरी गला थोड़ा सा बहुत काम नहीं कर रहा है, ठीक है? तो हो सकता है सोमवार मंगलवार को हम आपको, सोमवार को ही ले लें, मंगलवार को ही हम आपको पॉलिटी ले लें, मतलब हाँ। तो हम लोग ऐसे करते हैं कि थोड़ा सा रेस्ट दे देते हैं गला को। यदि ठीक हो जाता है जल्दी से तो हम आपकी क्लासेस को कंटिन्यू कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? अब आपका सिलेबस ऑन टाइम होगा। आपका सीजीएल के एग्ज़ाम होने से पहले आपका हर चीज़ मैं ऑन टाइम कंप्लीट करूंगा, डेप्थ में करूंगा। आप देख रहे हो करंट अफेयर भी आपका डेप्थ में दिया जा रहा है। कहीं से क्वेश्चन आएगा तो आप क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, जो भी पढ़ाएंगे एकदम सॉलिड हम लोग पढ़ाएंगे, क्योंकि जेआरसी आपको एकदम डेप्थ में ही पढ़ाता है और डेप्थ में ही शिक्षा के लिए जाना जाता है। ओके, थैंक यू। तो आज हम लोग यहीं पर रखते हैं। ओके, थैंक्स अ लॉट।